नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो क्लास 12 का सीबीएसई अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। और उसी में से हमने एक टॉपिक देखा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसका 36 मार्क्स का वेटेज था। तो आज उसी टॉपिक को हम ले रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम क्या कवर करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, मतलब पार्टनरशिप क्या होती है ना। पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनर कौन होते हैं, और क्या उनके अधिकार होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब बेसिकली बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया यदि पार्टनर आया है, उसके आने के वक्त जो अकाउंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली हम अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं, है ना। तो अकाउंट्स पे उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब ये हो गया कि वो फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाती है। कोई नया पार्टनर यदि आ रहा है तो उसके आने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक तरीके से रीऑर्गेनाइज हो जाएगी या रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी दोबारा से। उसके जो अधिकार हैं, किसी का अधिकार बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, है ना। अब एक घर में यदि 3 लोग हैं, अगर वो एक एक रोटी खाते हैं और उनके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उस दिन रोटी 3 तो नहीं बनेंगी, 4 बनानी पड़ेगी। तो जो और एक्स्ट्रा हमें लेके आ रहे हैं वो उनकी जो बाकी के जो 3 सदस्य हैं उनकी जो पॉकेट है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो यानी कि उनका जो शेयर है जो उनको मिलता है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस एडमिशन के केस में नहीं है, किसी पार्टनर के, यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो उनकी जो व्यवस्था है आपस में एज अ पार्टनर, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि किसी ऐसे जैसे किसी के आने से कुछ किसी पार्टनर को अपना जो हिस्सा है वो छोड़ना पड़ेगा और किसी के जाने से किसी को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अगेन वो भी रिकंस्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा। तो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, किसी की डेथ होती है, तो इस केस में भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, और उस केस में अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। उसके बाद होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब समाप्त, खत्म, वाइंडिंग अप। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है चल रही थी अच्छी खासी, उसके बाद कुछ डिस्प्यूट हो गया या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो पार्टनर्स आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, समाप्त करेंगे, है ना, ये डिसीजन वो लेते हैं। तो उस समय पे जो अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, अकाउंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बेसिकली हम देखेंगे। ये पूरे के पूरे जो चारों टॉपिक है आपके, ये सब मिला के 36 नंबर आपके कवर करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा थ्योरी लेंगे, प्रैक्टिकल में जल्दी आने की कोशिश करेंगे ताकि फिर जल्दी से और उसको इंटरेस्टिंग बना पाए। बट उसके प्रैक्टिकल लेने से पहले बेसिक बेसिक जो थ्योरी है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आपको समझा देंगे, बाकी के बाद भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। बट ये है हमारी कोशिश कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, बेसिक कॉन्सेप्ट की, और उसका स्टार्टिंग हम करते हैं सीधा पार्टनरशिप के बारे में बात करके। पार्टनरशिप होती क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर है और उनके बीच में, पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट है ना, एक समझौता है कि वो साथ में एक बिजनेस करने वाले हैं। ए और बी 2 पर्सन हैं, उन्होंने ये तय किया कि मार्केट में कुछ नया एक प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, बहुत डिमांडिंग है। एक के पास हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्किल हो कुछ अच्छा करने के लिए, है ना, कुछ उसके अपने, जैसे एग्जांपल के लिए आई मीन जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर ही है, उस वो एक अच्छा वीडियो बनाता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है उसको अच्छी एडिटिंग करनी आती है। तो एक पर्सन वीडियो बना, उसकी जो स्किल है वो अच्छी है, उसकी डिलीवरी बोलने की अच्छी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। लेकिन एक पर्सन है उसको मज़ा इस बात में आता है या उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि जो वीडियो बन जाती है उसको एडिट कैसे करना है, कैसे उसके अंदर अलग अलग जो है इमेजेस डालनी है, मतलब उसमें चाहे वो एआई का यूज़ करके हो कैसे भी हो। तो 2 लोग अलग अलग स्किल
है उनकी, लेकिन दोनों साथ में मिलके एक काम कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग स्किल हो सकती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी के पास स्किल हो तो ही वो पार्टनर बनेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो लोग इस एग्जांपल में साथ में आके कुछ काम कर रहे हैं, और इसमें दोनों कुछ पैसा भी लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी ना। बोल मतलब जैसे कि कोई भी बिजनेस है, उसमें अब जैसे इस दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ, कोई एक शॉप है जो दो लोग मिलके ओपन कर रहे हैं। तो मान लो जनरल स्टोर की एक शॉप है, तो उसमें जो स्टॉक आएगा, दाल चावल चीनी ये सब, तो इसके लिए इसको खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो दो लोगों ने डिसाइड किया है कि जो बिजनेस वो ये करने वाले हैं, तो दोनों के दोनों कुछ कुछ पैसा लगाएंगे, है ना। तो अपना पैसा लेके आएंगे, और उसके बाद में जब वो बिजनेस आगे चलेगा, तो आने वाले समय में वो क्या करेंगे, वो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा आपस में शेयर करेंगे उसको। जो भी खर्चे होंगे वो आपस में शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप बेसिकली, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको जो दिए वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि दो लोग कम से कम चाहिए जो आए आपस में, और एक बिजनेस को कैरी ऑन करें, और उसके जो प्रॉफिट हैं या जो उसके खर्चे हैं, लॉसेस हैं, उनको बांटे आपस में। तो यही पार्टनरशिप का बेसिक फंडा भी है। देखो, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, कम से कम दो, और दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, बट दो या दो से अधिक मिनिमम लोग चाहिए, और वो ज्वाइन करें आपस में, किस लिए? एक बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करने के लिए। तो ये बेसिकली होती है पार्टनरशिप। ठीक है, एक लेमैन की लैंग्वेज में या फिर एक थ्योरेटिकली डिफाइन करने की लैंग्वेज में इतना काफ़ी है समझने के लिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, कोई भी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, तो बिजनेस एक्टिविटी होने के कारण जैसे ये वाली जो हम टर्म पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, इसमें जो बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है कि दो लोग आएंगे, या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, चार पांच लोग भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में एक समझौता है कि हम बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसके खर्चों को और उससे इनकम को आपस में शेयर करेंगे। जो उन्होंने समझौता किया है, अगर उससे कोई बंदा पीछे हटता है या डिफ़ॉल्ट करता है या उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ कानून कायदा कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे अगर एक के साथ कुछ लॉस हुआ है तो दूसरे के खिलाफ वो कोर्ट में जा सके, उस पर केस कर सके, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के लिए नॉर्मली सरकार काम करती है, और सरकार क्या करती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या कवर या रेगुलेट करने के लिए बनाती है कानून। ठीक है, तो जो ये पार्टनरशिप है, इसके लिए भी क्या कानून है? द आंसर इज यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, वो बनाया गया इसलिए कि जो लोग पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं, उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है या उनके राइट्स क्या होंगे, है ना, वो कैसे रिजॉल्व होंगे। अगर उसका कुछ किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसमें जो पैनल प्रोविज़न है, सब कुछ सारी चीज़ें जो है इस एक्ट में डिफ़ाइन की गई हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, वो बेसिकली एक एक्ट है जो कवर करता है इसके प्रोविजंस को, कैसे पार्टनर्स को जो है अपनी पार्टनरशिप के दौरान कौन कौन से उनके राइट्स है, क्या क्या उनके एंटाइटलमेंट है और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली इस एक्ट में डिफाइन है। और उसी से हम बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, ये क्या बोलता है? रिलेशंस बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, या जो दो एग्जांपल दिए, ठीक है, एग्जांपल आप जैसे देख रहे हो तो आपके दिमाग में और भी एग्जांपल आ गए होंगे इस एग्जांपल को सुन के। तो जब इस तरीके से हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो हमारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है या होता है, ऑलमोस्ट सही ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बात कह रहे हैं वो भी निकल के आ रही है उससे, हमारे इंटरप्रिटेशन से। पर जब किसी एक्ट के अंदर हम किसी डेफिनेशन को देखते हैं, सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं। इस एक्ट के हिसाब से है ये, वही मीनिंग इसका भी वही है। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे जो शब्दों का जो सीक्वेंस है और जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं,
ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में इस डेफिनेशन को लिख के आओगे तो ये शब्दशः वर्ड टू वर्ड सेम रहना चाहिए। बिकॉज जब आप सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कोट करोगे, इसका मतलब आप किसी एक्ट का हवाला देके अपनी डेफिनेशन को ड्राइव कर रहे हो, तो वर्ड टू वर्ड तो सेम होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आगे पीछे कुछ ही वर्ड हुआ या अपनी तरफ से एक दो वर्ड डाल दिए, तो उसका पूरा मतलब उसका जो मीनिंग है ना वो इन लाइन, फिर आप ये मत को, फिर वो डेफिनेशन आपके खुद की बनाई हुई डेफिनेशन है। वो पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके हिसाब से डेफिनेशन वैसी नहीं है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। इसको छोटा शब्दों आप दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर किसी ने कोई बात कुछ कही है, तो हमको अगर किसी तीसरे पर्सन को बताना है तो वर्ड टू वर्ड सेम बताना है। अगर हम उसमें अपने शब्द डाल देंगे तो पर्सन मुकर जाएगा, नहीं मैंने तो ये वर्ड नहीं बोले थे। तो लॉजिक ये है, अगर किसी एक्ट से कोई डेफिनेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोट कर रहे हो, तो इट शुड बी वर्ड टू वर्ड सेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम में डेफिनेशन कोई लिखते हैं, स्पेशली किसी एक्ट के हवाले से, तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप किसी मतलब हेल्प बुक से कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, या जैसे हमने ये समझाई है, इसको समझने के बाद अगर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, वो तो बेस्ट है, वो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव ये देखना होता है कि जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उसका मीनिंग या भाव वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको अगर इंटरप्रिटेशन वैसा आ रहा है तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन अगर आप डेफिनेशन उठा रहे हो किसी एक्ट से, तो इट शुड बी वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल शब्दशः वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये तो खैर क्लियर हो गया होगा आपको कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अभी जो एक्चुअली मैंने रब कर दिया उसको, एक चीज़ मैं अपने लास्ट मिस कर गया बताना आपको। जैसे मैं बात कर रहा था कि वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन जो है वो हमें बिल्कुल सेम कोट करनी है अगर हम किसी एक्ट के रेफरेंस से डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ आप नोट करोगे, जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेफिनेशन थी वो बोलता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, है ना। जबकि हमने जो लिखा था उसमें हमने क्या बोल रहे थे, प्रॉफिट लॉस दोनों। तो एक ये कितना फ़र्क है, हम जब इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को मतलब वो बांटेंगे, पार्टनर बांटेंगे। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है ये भी, क्योंकि प्रॉफिट और जो शेयर है, प्रॉफिट और जो लॉसेस है उनको बांटना तो है ही पार्टनर्स को, लेकिन जो एक्ट है वो सिर्फ प्रॉफिट शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, उसने लॉस वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर कोई एग्जाम में डेफिनेशन वहाँ पे लिख के आ रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, तो वो प्रॉफिट और लॉसेज यदि लिख रहा है तो वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो मार्क्स कट जाएंगे उसके स्टाफ मार्किंग के हिसाब से। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डेफिनेशन किसी एक्ट से ले रहे हैं, वर्ड टू वर्ड इट शुड बी सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप के बारे में हमने समझ लिया, पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक वैसे वो भी आई गई थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने और इसको एक जगह लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दो या दो से अधिक पार्टनर होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल लेवल पे क्या चाहिए, इनको पैसा चाहिए, माल खरीद के लेके आए, उनको बेचना शुरू कर दिया। फिर जो पैसा आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इतना पैसा आ गया, आधा तुम रख लो आधा मैं रख लूँगा, ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यदि किसी को कोई लग रहा है कि लॉस हो रहा है, या एक पार्टनर उसको जो है उतना शेयर नहीं दे रहा जितना वो चाहता है या मिलना चाहिए या डिजर्व करता है, इन दैट केस हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये बोलेगा, अगर कोई आपस में सहमति नहीं है, कोई एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है, एग्रीमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, अगर आपस में दोनों ने एक पेपर पे लिख के सिग्नेचर करके ये तय नहीं किया है कि इनकी पार्टनरशिप कैसे चलेगी, तो उस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा, इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए या इनके आपस के जो मतभेद हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो और यदि एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में कुछ कंडीशन डिफाइन है कि नहीं जी हमारे बीच में इतना ही इस तरीके से हमारे राइट्स होंगे, तो एग्रीमेंट के हिसाब से चला जाएगा। तो पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका सेकंड इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कि एग्रीमेंट है या नहीं है। ठीक है,
एग्रीमेंट के लिए भी है कि मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना है या नहीं होना है। मतलब क्या होता है बेसिकली, आप शॉर्ट में समझो, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये बोलता है कि पार्टनर्स के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट है राइटिंग में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में आप एग्रीमेंट करो, ऑप्शनल है। अगर एग्रीमेंट बना भी रखा राइटिंग में, आपने बना के रखो, जब तक हमारे पास हमारी एक्ट के अंदर आप आके इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे। रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरीके से जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके तहत आप सरकार से ठप्पा नहीं लगवा लेते उस पेपर के ऊपर कि हाँ भाई ये एग्रीमेंट इनका वैलिड है। जब तक उस पर स्टैम्प नहीं लगी हुई है तब तक उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। ठप्पा लगने का मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट बना हुआ है और उस पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तब तो उस एग्रीमेंट के साथ चलेंगे, और यदि नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली इस तरीके से बनाया गया कि मतलब ओवरऑल जो स्पिरिट है पार्टनरशिप की वो उसमें किसी को कम ज़्यादा ना मिले, इक्वालिटी पे ज़्यादा बल देता है वो, ठीक है। तो एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है नहीं है, ये बेसिकली वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक हो गई पार्टनरशिप फर्म की। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के लिए मिलना है आपस में, ये नहीं कि कोई केवल पार्टनरशिप फर्म बना लिए, काम कुछ भी नहीं हो रहा, गप्पेबाजी हो रही है। तो एक बिजनेस होना चाहिए पर्टिकुलर। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए और बी दो पार्टनर है, वो एक से कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मान लो फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान बेचते हैं वो, ठीक है, और ये पार्टनरशिप फर्म है। अब कोई भी प्रोडक्ट यदि ये बेच रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट भी चलो मैं ले लेता हूँ, मान लो ये प्रोडक्ट जैसे ये मार्कर है, मार्कर सेल करते हैं ऑनलाइन, मार्कर्स। तो ये मार्कर जो है ये क्या करते होंगे, खरीदते होंगे मार्केट से। मार्केट से खरीदने के लिए ए भी जाता है, जो थोक की मार्केट होती है वहाँ से इसको बल्क में खरीदता है, फिर उसको ऑनलाइन ये सब मिलके एक जगह पे बैठ के बस उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं फ्लिपकार्ट पे। ए जो है वो भी जाता है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट को क्या बोलते हैं उसे, मार्केट में एक तरीके से एक्सेस पाने के लिए। बी भी करता है अपनी तरफ से। तो ए और बी जब इस फर्म के नाम से यानी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जाते हैं, तो ए जब जा रहा है तो वो एक तरीके से इस पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए यदि कोई एक्टिविटी कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो पूरी की पूरी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो उसको बाइंड कर रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है अपने एक्ट से। मतलब केवल ए ही जिम्मेदार नहीं होगा। अगर एक किसी से कुछ 50,000 रुपये का स्टॉक ले आया तो पार्टनरशिप फर्म को पूरे 50,000 रुपये लाइबिलिटी देनी पड़ेगी उसको। फिर बी ये नहीं कह सकता नहीं जी ए गया था तो ए चुकाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो म्यूचुअल एजेंसी का बेसिकली मकसद मतलब ये है कि यदि एक पार्टनर कोई एक्ट कर रहा है जो लीगल है विद रिस्पेक्ट टू दिस बिजनेस, तो वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर को भी उस एक्टिविटी से, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये लिखा होगा, मतलब ये आपस में जो है, जो भी आप पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर का जो काम हो रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करना ही तो उनका मकसद है। तो प्रॉफिट शेयरिंग एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, यूएल मतलब हो गया अनलिमिटेड। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस में उन्होंने बहुत सारी, जैसे मार्केट वाले एग्जांपल में ले लूँ यदि मैं, बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया, वो सेल नहीं हुआ। सेल नहीं हुआ तो कि जो क्रेडिटर हैं जिनको इनको पैसा चुकाना है, क्या वो इनको छोड़ सकते हैं? अपना हक तो नहीं छोड़ेंगे। अगर हक नहीं छोड़ेंगे और मान लो जिस सप्लायर से इन्होंने स्टॉक खरीदा, मान लो वो खरीद लिया 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, इसमें से बिका केवल 10 लाख रुपए का। अब 40 लाख का जो स्टॉक है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बिक ही नहीं रहा है, 6 महीने बीत गए हैं। तो जो क्रेडिटर है वो 40 लाख रुपए अपनी डिमांड कर रहा है इनसे, क्योंकि इन्होंने पेमेंट के लिए उसको बोला था 2 महीने में कर देंगे, नहीं कर पाए। इस केस में अब जो ए और बी है, जब ये पैसा लेके आए थे अपना, ठीक है, और फिर और भी खर्चे थे, जैसे रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी था, और भी एक्सपेंसेस थे, इनके पास बचे ही कुल मिला के मान लो
30 लाख रुपए है। मतलब पूरे बिजनेस दोनों ए और बी को मिला के जो टोटल इनकी एसेट बन रही है वो 30 लाख की बन रही है, लेकिन लायबिलिटी कितने की है? 40 लाख की। तो 10 लाख कम पड़ रहे हैं, तो ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ये 10 लाख रुपए ए और बी अपने घर से लेके आएंगे। और यही मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस की जो असेट्स होती हैं, बिजनेस की जो असेट्स हैं, आपको इनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। घर जाओ, घर से लेके आओ पैसे, बर्तन तक बिक जाएंगे। आम भाषा में कहें तो बर्तन तक बिक सकते हैं। ये होता है बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। ठीक है, तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। और थ्योरी जब थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आएंगे उसमें जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर उसमें साथ में पूछ लेगा इससे कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो और उनको डिफाइन भी कर सकते हो। देखो हमारी कोशिश यहाँ पे ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड में नहीं जाना होगा, वर्ड टू वर्ड में हम नहीं जाएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इतना सक्षम बन जाओगे कि उसके बाद में आप खुद अपने शब्दों में उसको लिख सकते हो। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वैसे तो ये शब्द नाम से ही जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है ना, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वर्ड हो आपकी बुक में जो आपको आप मतलब नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ रेफर कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता देना। वैसे तो हम इसको ऐसा बाईलिंगुअल रख रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। बेसिकली इसमें मैं बात कर चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन पार्टनरशिप डीड थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देखो, हमने कहा कि दो पार्टनर हैं और उन्होंने ये तय किया कि कोई वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो केवल उनकी जो ये सहमति है इतना काफ़ी नहीं है, उनको बहुत चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि कोई डिस्प्यूट ना आए। जैसे कि उनको ये तय करना पड़ेगा कितना कितना पैसा कौन लगाएगा, आपस में प्रॉफिट का शेयरिंग का जो लॉसेज होगा, प्रॉफिट या लॉसेज शेयरिंग का जो रेशो होगा वो क्या होगा। ठीक है, बिजनेस में यदि कोई शॉर्टेज हो गई है किसी पैसे की और अगर मान लो एक पार्टनर अपनी जेब से और लगा रहा है, तो उस पैसे को जो वो और लगा रहा है उस पर यदि उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा। बेसिकली क्या है कि एक डॉक्यूमेंट उन्हें ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे ये पता लग पाए कि इनके बीच की जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप जो इनकी हुई है, उसमें चीज़ों को डिफाइन कैसे किया गया है ना। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्लैरिटी किस टॉपिक को लेके कितनी है और किस हद तक है। जैसे डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो बना है, जिस डॉक्यूमेंट में बना है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम रिटेल बिजनेस के अंदर यदि आ रहे हैं, मान लो ग्रोसरी का सामान है जो हम बेचना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे उसमें कि हम ग्रोसरी के आइटम बेचेंगे। या हम आईटी सेक्टर के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं तो हम उसमें आईटी सेक्टर में बताएंगे कि हम एंटीवायरस बेचेंगे। ठीक है, या हम ऐप बनाएंगे। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव में साफ साफ लिखा रहेगा कि भाई आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको जानने में एक पार्टी और भी इंटरेस्टेड है। कौन? वो जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठप्पा लगाएगा उसके ऊपर। तो जो ये पार्टनरशिप डीड है इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो है जो होना चाहिए बिजनेस का, ये भी डेफिनेशन बेसिकली सॉरी जो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट में उसके हिसाब से इनको ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का इसमें पता लगेगा हमें ऑब्जेक्टिव क्या बिजनेस का। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखो ए और बी जब स्टार्टिंग में, जब मैंने जो एग्जांपल लिया था, जब इन्होंने कोई बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में कौन कितना पैसा लेके आएगा इनिशियली स्टार्टिंग फेज में या बाद में, उसको बेसिकली बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, तो कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन कौन करेगा कैपिटल की, वो इसमें लिखा रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा इस पर हम बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, किसी पार्टनरशिप फर्म में ए और बी जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा था,
तो उसमें उन्होंने तय किया कि हम इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग चार्ज करेंगे, मिलेगा हमें। तो बेसिकली जो भी उनको मिलना है, जो भी उनको छोड़ना है, जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनके एंटाइटलमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड जो है ये सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी के बेसिस पे उनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है, आने वाले समय में जो भी ट्रांजेक्शन्स उनकी होंगी, अगर वो किसी ट्रांजेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उसकी सेटलमेंट होनी है, तो पार्टनरशिप डीड एक तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो निर्धारित होती हैं, रेगुलेट होती हैं। उसी तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनर्स के जो एक्ट्स होते हैं, उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको गवर्न कौन करता है? पार्टनरशिप डीड। तो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पार्टनरशिप चैप्टर के, वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, ताकि हम उसे कवर करें। और अपने आप को अगर आपको हमारे अंदर कमी लगी एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो वो आप हमें बताइएगा, आने वाले वीडियोज़ में हम उसे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।